हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे के सारे बिहार बोर्ड वाले स्टूडेंट। देखो भैया, ये लेक्चर स्पेशली आपके लिए है। तो आज मैं आपको करवाने वाला हूँ 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, जिससे आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा। भैया एक एक क्वेश्चन को कंसेप्ट समझते हुए करना है, क्लियर है? तो आओ, पहला क्वेश्चन मैं लेके आ रहा हूँ आपके स्क्रीन पे। क्या दिया हुआ है, पढ़ो जल्दी से कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज जनरली फाउंड इन फ्री स्टेट। वो कौन सा एलिमेंट है जो फ्री स्टेट में पाया जाता है? तो ये हमें पता है कौन पाया जाता है। देखो, कॉपर है, गोल्ड है, एल्युमिनियम है, आयरन है। तो आंसर क्या होगा? गोल्ड होगा। गोल्ड एक नोबल मेटल है, इसका रिएक्टिविटी बहुत कम होता है, ये फ्री स्टेट में पाया जाता है, कभी भी कंबाइन स्टेट में नहीं जाता है। तो आंसर क्या होगा? गोल्ड। जितना भी क्वेश्चन बना रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं, नोट्स बनाते हुए लिखते चलना। यही 50 में देखना आपके 20-25 क्वेश्चन डायरेक्टली इसी बार एग्जाम में आ जाएंगे, ठीक है? तो समझते हुए करते हुए चलना, ठीक है? ओके, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। पढ़ो, पहले क्वेश्चन को पढ़ो। क्या बोला है? ऑल ओर्स आर मिनरल। ये तो सही है, बताऊंगा, देखना अभी। ऑल मिनरल्स आर ओर नहीं, देखो होता क्या है, जितने भी ओर्स होते हैं ना यार, वो सारे मिनरल्स होते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ऑल ओर्स आर मिनरल्स बिल्कुल सही है, पर सारे मिनरल्स ओर्स नहीं होते हैं। ये सब लिख लो कॉपी में। ऑल ओर्स आर मिनरल बिल्कुल सही बात है, पर सारे मिनरल्स ओर्स नहीं होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है? तो यहां बोला है ऑल मिनरल्स आर ओर्स, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है? आगे बढ़े क्या? चलो फटाफट से करो, फटाफट से। क्या बोला? इलेक्ट्रोमेटेलिकल प्रोसेस इज यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल। एक्चुअल में क्या होता है, ये जो देख रहे हो ना इलेक्ट्रोमेटेलर्जिकल प्रोसेस, ये बेसिकली हाई रिएक्टिव मेटल्स के लिए यूज किया जाता है, जो मेरा कौन है? सोडियम है, ठीक है ना? ये सब लिखते चलना भैया, जो जो बता रहा हूं लिखते चलना, क्लियर है ना? चलो भैया, कितना क्वेश्चन हो गया? 3। आगे बढ़े फटाफट से। क्या बोला है? क्वेश्चन को पढ़ो जल्दी से, देखो। एन ओर हैविंग टू डिफरेंट मेटल एटम, वो कौन सा ओर है जिससे हमें दो डिफरेंट मेटल मिलता है? तो आंसर होता है कॉपर पाइराइड। मैं आपको इसका फॉर्मूला बताता हूं। कॉपर पाइराइड का फॉर्मूला होता है CuFeS2 होता है, ठीक है? तो देखो भैया, यहां से हमें कॉपर भी मिल जाता है और यहां से हमें आयरन भी मिल जाता है। देखो, दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल मिल गया ना, ठीक है ना? अब देखो, यहाँ पे मैग्नेटाइट है, गैलिना है, हेमेटाइट है। इसका भी फॉर्मूला बता देता हूँ। हेमेटाइट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Fe2O3। क्या होता है भैया? Fe2O3। तो यहां से हमें सिर्फ आयरन मिल सकता है, एक मेटल मिल सकता है, एक एलिमेंट मिल सकता है। गैलिना होता है PbS, ठीक है? इससे हमें लीड मिल सकता है, पीबी को लीड बोलते हैं। और मैग्नेटाइट क्या होता है? ये होता है Fe3O4। इससे भी हमें सिर्फ आयरन मिल सकता है। तो बाकी सबसे एक एक मिला, इससे क्या मिला? 2 मिला। तो आंसर क्या होगा? कॉपर पाइराइट, ठीक है ना? चलो भैया, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, आगे बढ़े। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये पता है बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो गया। देखो क्या है, यहां लिखा हुआ है 1s2, देखना 1s2 है, फिर कौन है? 2s2। अब लोगों को कंफ्यूज करने के लिए लिख दिया है। ये भैया क्या है? 2p 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 है, तो 2p एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे दिया हुआ है 2p3। ये आपको कंफ्यूज कैसे किया बताऊं? आपको पता है कि पी में 3 रूम होता है, इसी को तो बोलते हैं पीएक्स, पीवाई, पीजेड। तो डराने के लिए लिख दिया px1 py1 pz1। है तो भैया 2p3 ना, ठीक है? तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 2 2 4 4 3 7। एटॉमिक नंबर 7 किसका होता है? नाइट्रोजन का ही होता है। आंसर क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन, ठीक है? तो ये बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है, ठीक है? चलो आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन इज लाफिंग गैस। हंसते रहना है जिंदगी में, कौन है भैया? इसको बोलते हैं N2O, और इसका नाम होता है पता है क्या? नाइट्रस ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड। ये बेसिकली मेरा एक लाफिंग गैस है। कहां दिया भैया? नाइट्रस ऑक्साइड, सॉरी। नाइट्रिक ऑक्साइड क्या होता है? NO होता है, ठीक है? डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड ये होता है N2O3 होता है। डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड ये N2O5 होता है, ठीक है? और मेरा नाइट्रस ऑक्साइड क्या है? लाफिंग गैस है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? N2O होता है, मैंने लिख दिया, ठीक है? N2O नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है? चलो भाई, क्लियर है ना? फॉर्मूला पे भी काम करते हुए चलेंगे थोड़ा सा, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज एन हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी। पता है इसमें लोग गलती क्या करते हैं कि सर ऑक्सीजन का तो साइज छोटा है, तो बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होगा, पर ऐसा होता नहीं है। क्यों? रीजन बताता हूं। साइज तो छोटा है, बॉन्ड स्ट्रांग होना चाहिए था, पर इसके ऊपर लोन पेयर होता है। तो लोन पेयर में ना यहाँ पे रिपल्शन बहुत तगड़ा होता है, जिससे उतना स्ट्रांग बॉन्ड नहीं होता है जितना होना चाहिए था। इसीलिए जो आंसर होता है वो होता है सल्फर। देखो भैया, सल्फर का क्या होता है? साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, तो इसमें उतना रिपल्शन नहीं होता है, ठीक है? इस वजह से इसका बॉन्ड जो है बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। तो जो हमें लगता है कि ऑक्सीजन का होना चाहिए था वो नहीं होता है। आंसर क्या हो जाता है? सल्फर। सल्फर एकदम दिमाग में रखना कि ऑक्सीजन से ज्यादा बॉन्ड एनर्जी किसका होता है? सल्फर का होता है। क्यों? क्योंकि
ऑक्सीजन में लोन पेयर होने की वजह से यहाँ पे रिपल्शन होने लगता है। साइज छोटा है ना, तो लोन पेयर सामने है तो भैया बचता है, ठीक है, तो इसलिए ये वाला आंसर नहीं होगा। आगे बढ़े क्या? चलो आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्या बोला है? द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकल इन NiCO4। देखो होता क्या है, बेसिकली ये कॉम्प्लेक्स होता है Ni, ये CO क्या है? कोबाल्ट नहीं है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है। क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है भैया। इसको कार्बोनिल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्बोनिल भी बोलते हैं। और एक बात, ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, C पे माइनस होता है, O पे प्लस होता है, तो ओवरऑल चार्ज 0 होता है, ठीक है। अब देखो, कॉम्प्लेक्स के ऊपर भी कोई चार्ज नहीं है, 0 चार्ज है, न्यूट्रल है। CO पे भी 0 चार्ज है, तो ऑब्वियस सी बात है निकल पे भी क्या आएगा? 0 ही आएगा। तो आंसर क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला ना, ठीक है। और इसका नाम बताऊं, इसका नाम भी पता होना चाहिए। इसको बोलते हैं टेट्रा कार्बोनिल, टेट्रा कार्बोनिल निकल, ठीक है। और निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? 0 होता है, ठीक है। क्या होता है? 0। कोई चार्ज ही नहीं आया ना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट मोलर इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इन एक्वा सॉल्यूशन। क्वेश्चन देखने में जितना टफ लग रहा है ना, बाप रे बाप क्या बोल दिया सर, अरे कुछ नहीं बोला, मैं आपको बताऊं। जिसमें जितना ज्यादा आयंस होता है ना यार, उसका कंडक्टिविटी भी उतना ज्यादा होता है। सिंपल सा बात याद रखना, जितना ज्यादा आयंस उतना ज्यादा कंडक्टिविटी, सिंपल सा कंसेप्ट। सुनो, अब देखो यहाँ पे, आपको पता है ये कॉम्प्लेक्स है। एक बार एक चीज एक समझा देता हूँ। देखो पीटी है ना, यहाँ पे कौन है भैया? NH3 6 है, और यहाँ पे कौन है? Cl4, ठीक है। आपको पता है कॉम्प्लेक्स कभी नहीं टूटता है, कॉम्प्लेक्स कभी भी नहीं टूटता है, कभी भी आयोनाइज नहीं होता है। Cl पे चार्ज एक पे होता है -1, तो 4 है तो -4, और यहाँ -4 है तो यहाँ पे क्या है? +4, ठीक है। यहाँ -4 तो यहाँ पे क्या है? +4। अब आपको पता है 4 पे -1 है, तो आपको पता है 4 पे, सॉरी 4 पे -4 है, तो 1 पे -1, फिर 1 पे -1, 1 पे -1, 1 पे -1, तो यहां से मुझे 4 Cl का आयंस मिल गया, मिला ना 4 Cl का आयंस। और एक पूरा का पूरा ये कॉम्प्लेक्स है, ये टूटा नहीं। अरे नहीं टूटा, फिर भी एक तो काउंट करेंगे ना, पूरा झुंड है तो झुंड भी तो एक हुआ ना, तो ये 4 आयंस हो गया। और यहां से कौन है भैया? पीटी, NH3 6, यहाँ पे +4। ये 4 टोटल नहीं है, 4 तो चार्ज है, तो ये पूरा मेरा एक आयंस हो गया। 2 आयंस, 3 आयंस, 4 आयंस, 5 आयंस, मतलब इसमें टोटल कितने आयंस है? 5 आयंस है, ठीक है ना। इसमें काउंट करो कितने आयंस है। 3 Cl बाहर है तो 3 आयंस देगा, और ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स है तो इसमें 4 आयंस हैं, ठीक है भैया। यहाँ देखो 2 Cl और एक पूरा ये कॉम्प्लेक्स, तो इसमें 3 आयंस हैं। यहाँ पे 1 Cl और एक डब्बा, तो इसमें 2 आयंस हैं। जिसमें जितना ज्यादा आयंस होता है उसका उतना ही कंडक्टिविटी होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। जल्दी उतारो फटाफट से, क्वेश्चन सीखते जाएंगे, जितना ज्यादा आयंस उतना ज्यादा कंडक्टिविटी। चलो आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 10 ने क्या बोला है? द आयुपेक नेम। देखो भैया क्या होता है आयुपेक नेम, पहले मैं लिखता हूं। यहाँ लिखा है K3, यहाँ है Fe, यहाँ है साइनाइड, यहाँ पे है 6, आपको पता होगा। यहाँ +3 होगा तो यहाँ पे -3 होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले कैटाइनिक का नाम लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे? पोटेशियम। के को क्या बोलते हैं? पोटेशियम। अब बोलोगे सर ट्राई पोटेशियम नहीं होगा, नहीं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स के बाहर जो होता है वो बस नाम लिखते हैं, कितना होता है उससे कोई मतलब नहीं है। आप देखो हर जगह पे क्या लिखा हुआ है? पोटेशियम, 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 पोटेशियम लिखा हुआ है। अब आते हैं कॉम्प्लेक्स में। कॉम्प्लेक्स में पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं, कितना है? 6। और CN को हम लोग साइनाइडो भी बोलते हैं, साइनो भी बोलते हैं, दोनों बोल सकते हैं, जो दिया हुआ है। देखो यहाँ पे आपने ना साइनो वर्ड यूज किया, साइनो वर्ड यूज किया, ठीक है ना। साइनाइड कभी नहीं हो सकता, या तो साइनाइडो होगा या साइनो होगा, ठीक है ना। लिख दिया हेक्सा साइनो। अब देखो ये आयरन है, आयरन का रियल नेम फेरम होगा, और ये एनाइनिक में है ना, तो नाम चेंज हो जाता है, तो फेरेट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? फेरेट। मेरे को लगता है इतना में ही आपका आंसर आ गया होगा। नहीं, देखो पोटेशियम फेरो, फेरो गलत हो गया। पोटेशियम फेरी गलत हो गया। पोटेशियम हेक्सासाइनो, पोटेशियम हेक्सासाइनो, मतलब पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, फंसाया है, ठीक है। फेरेट। अब पता है तुम्हें कंफ्यूजन ऐसे भी नहीं होता, क्यों? देखो यहाँ भी फेरेट है और यहाँ भी फेरेट है, कभी कभी बुद्धि का भी यूज कर लेते हैं, ठीक है। अब बचा क्या? ऑक्सीडेशन स्टेट। कैसे निकालेंगे? देखो +3 है, -3 है, साइनाइड पे -1 होता है, तो 6 है, -6 हो गया। आयरन का नहीं पता तो x मान लेते हैं, तो मैं क्या बोलूंगा कि x -6 किसके बराबर आना चाहिए? -3 के बराबर। तो x का वैल्यू उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा, तो ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा लिखेंगे तो 3 आएगा। तो कौन सा वाला है? पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 2 नहीं हो सकता, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 3, दैट्स माय फाइनल आंसर। तो कभी कभी जुगाड़ से भी करोगे तो आपका आंसर डायरेक्टली आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, 10 क्वेश्चन हो गया अच्छे से, ओके।
अगला क्वेश्चन क्या बोला है, विटामिन बी 12 कंटेन्स, विटामिन बी 12 में क्या होता है, कोबाल्ट होता है, क्या होता है, कोबाल्ट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या बोला है, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ निकल इन, आपको पता है ये ऑक्सलेट होता है, इसको ऑक्सलेट बोलते हैं। नाम क्या है, ऑक्सलेट नाम होता है। पर जब हम लोग आयुपेक नेम लिखते हैं तो आपको पता है 8 का एटो हो जाता है, तो ऑक्सलेटो बोलते हैं। ठीक है, और ये बाइडेंटेड लिगेंड, याद रखना, ऑक्सलेटो इज एन बाइडेंटेड लिगेंड। इसमें दो डोनर साइट्स होते हैं। कितने डोनर साइट्स होते हैं, दो डोनर साइट्स होते हैं। ध्यान से देखो, ये निकल है ना, निकल है ना। और एक बात बता देता हूं, इसको शॉर्ट फॉर्म में OX भी लिखा जाता है, C2O4 को शॉर्ट फॉर्म में OX भी लिखा जाता है। ठीक है, तो पता है इसमें ना क्या होता है, OX है। ठीक है भैया, यहाँ भी देखो OX है, सब में दो दो डोनर साइट होते हैं। कितने डोनर साइट्स होते हैं, दो दो डोनर साइट्स होते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब ही क्या होता है, कितने कितने उसमें डोनर साइट्स है। तो देखो ना भैया, एक में दो है, एक में दो है, एक में दो है, तो दो दो चार दो छह, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है ना, चलो क्लियर है भैया, फटाफट से बताना कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, चलो फटाफट से करो, फटाफट से करो। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, द आयुपेक नेम। ठीक है, अब देखो नंबरिंग कहां से करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, जहां से ग्रुप पास आ रहा है, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा। कुछ लोग बोलेंगे सर यहाँ से नंबरिंग क्यों नहीं किया, यहाँ पे कुछ लगा हुआ नहीं है, पर एक नंबर में मेरे को Cl मिल गया ना। तो जहां से ग्रुप कोई सब्स्टिट्यूएंट पहले आता है तो नंबरिंग वहीं से करते हैं। तो क्या होगा, 1 पे कौन है, क्लोरो, 1 पे कौन है, क्लोरो, 3 पे कौन है, मिथाइल। तो 1 क्लोरो, 3 मिथाइल, एंड हाउ मेनी कार्बन, वी हैव 4 कार्बन, तो 4 कार्बन को क्या बोलेंगे, ब्यूटेन। तो भैया क्या होगा, 1 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन, ऑप्शन नंबर सी। ओ क्लियर है भैया, चलो आगे बढ़े। थके तो नहीं हो, जल्दी जल्दी करो ना, जल्दी जल्दी करो, 50 तक जाना है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या बोला है कि C2H5Br प्लस NaO, आंसर मत देखो, हम लोग करेंगे ना साथ में यार। C2H5Br है और साथ में क्या है भैया, NaOH है। ठीक है, ओके, आपको पता है Na पे प्लस होता है, OH पे माइनस होता है। कार्बन Br में Br ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहाँ डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, प्लस को माइनस, तो क्या बन गया, देखो यही बना होगा, कहाँ गया भैया, C2H5OH, Na के साथ Br। तो यहाँ पे क्या हुआ, सब्स्टिट्यूशन। मैं चला गया तुम्हारे जगह पे, तुम आ गए मेरे जगह पे, पर कैसा सब्स्टिट्यूशन, OH पे माइनस है, इसको बोलेंगे न्यूक्लियोफाइल, तो बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, दैट्स कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड भाई फॉस्फोरिक एसिड को ही बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, H3PO4 होता है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर भी देख लो, इंपॉर्टेंट है। देखो स्ट्रक्चर बनाने का फंडा बताऊं, कोई सा भी बनाना हो, सबसे पहले P को दे दो डबल बॉन्ड, वो सबसे पहले काम है। अब जितना H बचा है उसको O के साथ भेज दो, तो भैया 3H है, 3O बच गया, तो यहाँ पे OH आ जाता है, यहाँ भी OH आ जाएगा, यहाँ पे OH आ जाएगा, 3 OH ग्रुप है, इसको ट्राई बेसिक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्राई बेसिक। ठीक है, एक और बताऊं, जैसे मेरा आंसर तो वैसे ये है, जैसे मेरे को H3PO3 बनाना है, तो सबसे पहला काम है P डबल बॉन्ड O दे दो। अब 3H है पर बचा 2 ही ऑक्सीजन, तो 2 तो बन जाएगा OH और एक लग जाएगा H, तो इसको डाई बेसिक बोलेंगे। ठीक है, तो ऐसे आप सीख सकते हो। क्लियर है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला है, द स्ट्रक्चर ऑफ XCF4। XCF4 का जो स्ट्रक्चर होता है मैं आपको बताता हूँ, देखो ऐसा कुछ होता है, ये F है, यहाँ भी F है, यहाँ भी F है, यहाँ भी F है, ऊपर में लोन पेयर होता है 2 को। ठीक है, पर लोन पेयर को हम लोग शेप में काउंट नहीं करते हैं। ठीक है भैया, तो ये आप देख सकते हो, ये बेसिकली कैसा होता है, स्क्वायर प्लेनर। कैसा होता है, स्क्वायर प्लेनर शेप होता है। ठीक है, लोन पेयर को शेप में काउंट नहीं किया जाता है, पर अगर पूछ देता है कि XCF4 में कितने लोन पेयर है, तो इसमें 2 लोन पेयर होते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़े। क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैलोजन डज नॉट एग्जिबिट पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। भैया वो किसी से नहीं हार सकता, वो कौन है, फ्लोरीन। फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। वो कभी कभी प्लस चार्ज उस पे नहीं आता है, हमेशा माइनस आएगा। ठीक है, जीरो आ सकता है, जब F2 के फॉर्म में होता है तो जीरो आता है, पर पॉजिटिव में कभी भी नहीं जाएगा। तो आंसर क्या होगा, फ्लोरीन भैया, सबका बॉस है, सबका बॉस फ्लोरीन, सेकेंड बॉस ऑक्सीजन, थर्ड बॉस नाइट्रोजन, FON, याद होगा, टेलीफोन बताया था। ठीक है, चलो भैया क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल। मैं आपको बताता हूं, वैसे तो आंसर होगा H2TE होगा, पर यहाँ पे कंसेप्ट आता है ड्रैगोस रूल का। पर समझो, देखो भैया खाली आगे बढ़ने से नहीं होगा, थोड़ा सुनते भी चलो। देखो क्या होता है, वाटर का जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो कुछ ऐसा होता है, H2O होता है, इस पे 2 लोन पेयर होता है, इसका बॉन्ड एंगल अराउंड होता है 104.5 डिग्री। पर ये तो सब उसी फैमिली का है, ओ स्टाइल से टी पो,
तो होता क्या है, बाकी H2O को छोड़ के बाकी जो तीनों है ना, इसमें ड्रैगोस रूल लग जाता है और ये सबका बॉन्ड एंगल अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री होता है, अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री। इसका 91 के आसपास होता है, इसका 90 पॉइंट समथिंग होता है, मतलब घटते ही जाता है, और इसका 89 पॉइंट समथिंग होता है। तो सबसे कम बॉन्ड एंगल तो H2TE का है, पर ये बात पता होना चाहिए, ये तीनों का बॉन्ड एंगल अप्रोक्सीमेटली कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है ना, चलो घटते ही जाता है, सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल इसका होता है, उससे कम इसका, उससे कम इसका, सबसे कम H2TE का होता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये तो भैया अपने को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आराम से बन जाएगा। कैसे बनेगा, ध्यान से देखो। पहले तो आपको पता होना चाहिए मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, टाइटेनियम साइंस टीचर 22, साइंस टीचर विनीता 23, मन फेकोनी 26 लिख दिया। अब देखो एक एक करके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। मैग्नीशियम का क्या होता है भैया, जल्दी से बता दो, मैग्नीशियम का क्या होगा। मैग्नीशियम का तो सिंपल लिख देते हैं, लाइक 1s2 2s2 2p6 3s2 लिख दिया। दो निकालना है, आउटर से दो निकल गया, इसमें तो एक भी अनपेयर्ड नहीं है, सब पेयर्ड है। ठीक है, टाइटेनियम में, टाइटेनियम का देखो भैया, ये जो डी ब्लॉक था उसका मैंने शॉर्टकट बनाया था, क्या बताया था शॉर्टकट, सब में ये कॉमन रहेगा, आर्गन 18 4s2 3d, जो डी ब्लॉक वाले सब में ये कॉमन रहेगा। ठीक है, तीन कॉपी पेस्ट कर देता हूं मैं, क्योंकि मुझे तीनों के लिए बताना है ना, तीनों के लिए बताना है। देखो अब 18 तो 20, 20 सब में कॉमन है, 22 है ना, तो 20 और 2 22, यहाँ 23 है ना, 20 और 3 23, 26 है ना, 18 तो 20 और 6 26, सबके लिए हो गया। अब बताओ भैया, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो 2 निकल गया, सॉरी पहले आउटर से निकलता है, 2 निकल गया इससे, 4 है ना, 3 से पहले 4 से निकलेगा, और एक निकल गया इससे, तो डी में आपको पता है 5 रूम होता है। अब इसमें कितना अनपेयर्ड है, एक ही अनपेयर्ड है, D1। अब देखो यहाँ पे, अब बोला है वैनेडियम में 3 निकालना है, तो 2 निकल गया इससे, एक निकल गया इससे, तो 2 ही बचा यहाँ पे। ठीक है भैया, तो इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 2 अनपेयर्ड है। अब Fe में 3 है, तो 2 निकला इससे, एक निकला इससे, तो 3d5 है। तो देखो भैया इसमें कितने अनपेयर्ड है, 1 2 3 4 5, ये मेरे से गलती से बन गया, 5 ही रूम होता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी, क्योंकि इसमें 5 5 अनपेयर्ड है। क्लियर है, जल्दी से उतारो। मैग्नीशियम टाइटेनियम टाइटेनियम, चलो हो गया, फटाफट से क्लियर है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इज +6। ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम का कहां से कहां तक जाता है पता है, +2 भी जाता है, +3 भी जाता है, +4 भी जाता है, +5 भी जाता है, और +6 भी जाता है। ठीक है, एक बात बताओ, मैग्नीज का पता होना चाहिए। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24, एक होता है मैग्नीज, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका +2 +3 +4 +5 +6 +7 तक जाता है, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैग्नीज का +7 तक जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन कॉपर +2, कॉपर +2, कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 होता है। कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शन है, इसका होता है क्या, मैं आपको बता देता हूँ। इसका होता है आर्गन 18, होना चाहिए था 4s2, पर यहाँ 4s1 होता है, एक इलेक्ट्रॉन चल जाता है डी में, तो होता है 3d10, ये होता है। ठीक है, अब सुनो, अब 2 निकालना है, तो एक निकलेगा इससे, एक निकलेगा इससे, तो यहाँ पे 3d9 हो गया। ठीक है, अब आपको पता है डी में कितना रूम होता है भैया, 5 रूम होता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक अनपेयर्ड है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, तो ये सब बात अपने को पता होना चाहिए। उतारते चलो फटाफट से, डिंग 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 डिंग, चलो आगे बढ़े। क्या आइसोटोनिक सॉल्यूशन हैव द सेम, आइसोटोनिक सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, सेम होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, π1, π1 इक्वल टू π2 होना चाहिए। अब बोलोगे सर यहाँ पे तो ऑस्मोटिक प्रेशर दिया ही नहीं है, पर आपको पता होगा ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला होता है पाई इज इक्वल टू CRT। तो यहाँ पे क्या होगा देखो, तो यहाँ पे C1 है, गैस कांस्टेंट तो दोनों के लिए सेम ही होगा। ठीक है, पीछे आ जाओ। ठीक है, C1 है, R गैस कांस्टेंट सेम है, टेम्परेचर भी सेम होगा। यहाँ पे C2 है, इंटू R इंटू टी, तो देखो R से R गया, T से T गया। C क्या होता है, कंसंट्रेशन, हैविंग द सेम मोलर कंसंट्रेशन। ठीक है, हल्का सा क्वेश्चन को घुमाने का कोशिश किया था, पर घूम नहीं पाया। ठीक है, चलो आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 33 बोला है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर ऑफ HCl एंड H2। देखो ऐसे क्वेश्चन जनरली बिहार बोर्ड में ही आते हैं, कुछ ना कहां कहां से ये लोग क्वेश्चन लाते हैं। वैसे मैं बताता हूं आंसर, फिर समझा भी दूंगा। एन एजियोट्रॉपिक मिक्सचर ऑफ HCl एंड H2 हैज 20
20.2% ऑफ HCl होता है। आपको पता है एजियोट्रोपिक मिक्सचर क्या होता है? बेसिकली एजियोट्रोपिक मिक्सचर आर द लिक्विड मिक्सचर व्हिच बॉइल्स एट द कांस्टेंट टेम्परेचर हुज वेपर हैज द सेम कंपोजिशन ऑफ द लिक्विड। ठीक है, तो आप ऐसा मान के, और इसको ना डिस्टिलेशन से सेपरेट भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पे इसका जो परसेंटेज होता है ये आपको पता होना चाहिए, कितना होता है? 20.2% होता है HCl का। डायरेक्टली याद रख लो बस, कितना होता है? 20.2% ऑफ HCl होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या बोला? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आपको पता है डेल्टा टीवी होता है, क्योंकि डेल्टा टीएफ क्या होता है? जल्दी बता दो जल्दी। ये है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और ये है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और पाई इक्वल टू CRT ऑस्मोटिक प्रेशर, और ये तो हम लोग P इज इक्वल टू एक्स पी नॉट, ये क्या है? रॉल्स लॉ बोल सकते हो। ठीक है, एक्स क्या होता है? मोल फ्रैक्शन नहीं किए थे हम लोग कि वेपर, जैसे कि मान लो PA है, ये क्या होता है भैया? P नॉट A XA होता है। ठीक है, चलो फिलहाल तो हमें ये देखना है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? डेल्टा टीवी इज इक्वल टू केबी इंटू एम। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। द सेल कांस्टेंट ऑफ एन कंडक्टिविटी सेल, सेल कांस्टेंट को जी से दिखा देते हैं जनरली। तो जी इज इक्वल टू क्या होता है? एल बाय ए होता है। एल क्या है? लेंथ है, ए क्या है? एरिया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 26, द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल, ये क्या है? ईएमएफ ऑफ द सेल। आपको पता है ये क्या लिखा हुआ है? ये रिएक्शन कैसे लिखते हैं कि Zn कहाँ जा रहा है? ZnSO4 में। और कॉपर सल्फेट कहाँ जा रहा है? कॉपर में। तो लिखते हैं Zn प्लस CuSO4 से बन जाता है ZnSO4 प्लस Cu। ठीक है, ये पता होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे कंसेप्ट क्या है कि जिंक किस में गया? ZnSO4 में गया ना। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो ये क्या होता है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। और कॉपर सल्फेट किस में जा रहा है? Cu में। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या हो रहा है? रिडक्शन। और एक बात आपको पता होना चाहिए, ऑक्सीडेशन हमेशा किस में होता है? एनोड में। और रिडक्शन हमेशा किस में होता है? कैथोड में होता है। ठीक है, अब देखो क्या बोला है। हाँ, इट्स 1.1 वोल्ट द कैथोड इज, तो कैथोड किस में हो रहा है? कॉपर में। कॉपर कॉपर Cu। ठीक है, हाँ इलेक्ट्रोड का बात कर रहे हैं ना, तो इलेक्ट्रोड तो भैया जिंक का इलेक्ट्रोड होता है। ठीक है, और एक कॉपर का इलेक्ट्रोड होता है। तो कैथोड कौन है? कॉपर का इलेक्ट्रोड। और जिंक क्या है मेरा? आपका एनोड का इलेक्ट्रोड। ठीक है, ये तो सॉल्यूशन हो गया ना, CuSO4 एंड ZnSO4। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला, द रेट ऑफ द रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस डिपेंड्स ऑन। देखो भैया रेट तो बेसिकली कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, हमने पढ़ा था याद है कि रेट किस पे डिपेंड करता है? कंसंट्रेशन पे। पर केमिस्ट्री में ना आप ऐसा मान लो कि एक्टिव मास जो होता है उसको हम लोग रेफर कर देते हैं कंसंट्रेशन से। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, द रेट ऑफ द रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस डिपेंड्स ऑन, अगर कंसंट्रेशन नहीं दिया हुआ है तो आप क्या बोल सकते हो? एक्टिव मास भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? एक्टिव मास। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग एल्काइल इज हाइड्रोलाइज्ड बाय SN1 मैकेनिज्म। SN1 मैकेनिज्म कौन से डिग्री पे बहुत अच्छा होता है? 3 डिग्री पे। किस पे? 3 डिग्री पे। तो आपका ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ। देखो आप बोलोगे सर बाकी में भी दिखा दूंगा। देखो ये क्या है? सी पे कौन लगा है? हेलोजन है। यहाँ पे कौन है? CH3। यहाँ भी कौन है? CH3। यहाँ भी कौन है? CH3। इस पे लगा है हेलोजन 1 डिग्री 2 डिग्री 3, इससे बेस्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता है। ठीक है, अब ये तो आपको दिख रहा है ये 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री। ये दिखा देता हूँ, देखो ये क्या है? यहाँ पे सी है। बेसिकली ना यहाँ पे 2 होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो एक सी पे तो पहले से H है ना, यहाँ पे X है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 है। 2 डिग्री है, दैट्स कॉल्ड 2 डिग्री। पर हमें 3 डिग्री वाला चाहिए ना, यहाँ पे 2 होगा, फिर कार्बन 5 बॉन्ड थोड़ी बनाएगा। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोला है कि व्हेन इथाइल ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विद ड्राई सिल्वर ऑक्साइड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जनरली लोग छोड़ देते हैं। ये क्या है पता है? CH3 CH2 Br, इसको ट्रीट किया सिल्वर ऑक्साइड, दैट इज कॉल्ड Ag2O। पता है क्या होता है? यहाँ पे ना बहुत अच्छा रिएक्शन होता है। देखो मैं आपको बताता हूँ, अगर कंसेप्चुअली नहीं बस शॉर्ट ट्रिक समझना। Ag Br को लेके जाएगा। अगर यहाँ पे 2 Ag है तो ऑब्वियस सी बात है मुझे इसका 2 मोल कंज्यूम करना पड़ेगा। फिर दूसरा Ag भी किसको लेके जाता है? Br को लेके जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है? CH3 CH2 है। ठीक है भैया, यहाँ भी CH3 CH2 है। तो मतलब दो दो इथाइल ग्रुप तो रह गया, तो मतलब कोई डाई इथाइल कंपाउंड बनेगा। और डाई इथाइल में एक ही दिख रहा है, डाई इथाइल ईथर। बेसिकली यहाँ पे क्या बन जाता है? डाई इथाइल ईथर भी बन जाता है। तो कभी कभी लॉजिकली भी क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। ठीक है ना, तो AgBr बना और 2 इथाइल ग्रुप था, तो यहाँ पे डाई इथाइल ईथर बनता है। ये पता होना चाहिए कि इथाइल ब्रोमाइड को जब पास करोगे सिल्वर ऑक्साइड से तो यहाँ पे डाई इथाइल ईथर बन जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, लुकास रिएजेंट किस लिए यूज करते हैं? इट इज यूज टू डिस्टिंग्विश 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल। और इसका रिएजेंट क्या होता है? एनहाइड्रस ZnCl2, साथ में क्या लेते हैं? कॉन्सेंट्रेटेड HCl लेते हैं। ठीक है, ये लुकास रिएजेंट है। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री के लिए यूज करते हैं अल्कोहल के लिए। और 3 डिग्री वाला अल्कोहल ये टेस्ट शानदार देता है, विद इन अ सेकेंड दे देता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।
ब्यूटेन 2 ऑल, पहले स्ट्रक्चर बना लो। 4 कार्बन है, ब्यूटेन 2 पे क्या है भैया, ऑल है, हाँ या ना। कितना डिग्री है, 1 2 डिग्री, इट्स कॉल्ड सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, जल्दी उतारो फटाफट। हाँ 31 तक आ गए क्या भैया, चलो आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन 32 क्या बोला है, द आयुपेक नेम ऑफ द कंपाउंड, फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी देंगे तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। 2 पे कौन है, मिथाइल, कहाँ दिया, 2 मिथाइल है, 2 मिथाइल है, आइसोब्यूटाइल है। ठीक है, आगे देखते हैं। 2 मिथाइल, आंसर क्या होगा। 2 पे कौन है भैया, मिथाइल है। एंड हाउ मेनी कार्बन, 1 2 3, तो होगा प्रोपेन, प्रोपेन, और 1 पे होगा ऑल। यहाँ तो अल है, एल्डिहाइड तो हो ही नहीं सकता, अल है, एल्डिहाइड तो हो ही नहीं सकता। अच्छा भैया, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल याद है आपको, मैंने 5 कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट पढ़ाया था। एक तो आइसोप्रोपाइल, आइसोब्यूटाइल, सर्ट ब्यूटाइल, सेक ब्यूटाइल, नियोपेंटाइल। तो ये क्या है मैं आपको बताता हूँ, देखो एक होता है आइसोब्यूटाइल, दिस इज कॉल्ड आइसोब्यूटाइल, यहाँ पे लगा दो OH, दिस इज कॉल्ड आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। यहाँ लगा दो, त्रिशूल की तरह दिख रहा है, ये है टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक है भैया, और तुम यहाँ पे कुछ ऐसा लगा दो, ये है आपका सेक ब्यूटाइल अल्कोहल। देखो सब में 4 4 कार्बन है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब ये इसका बॉन्ड लाइन बना के चेक करो भैया। मान लो हाँ ये मेरा ना आइसोब्यूटाइल अल्कोहल है, आपको नहीं दिखा तो मैं दिखा देता हूँ। इस कार्बन को देखो, ये सेंटर है, एक इधर हो गया, फिर एक नीचे कार्बन है, और इसी पे कौन लगा है, OH लगा है। ध्यान से देखो, ये क्या है, आइसोब्यूटाइल, कॉमन नेम में फंसा दिया, देख रहे हो तुम, दिख रहा है ना। ये कार्बन है ना, एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर, एक कार्बन नीचे, और OH, दैट्स कॉल्ड सेक सॉरी आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक है, तो कॉमन नेम पे क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट से। अगला बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज एसिटिक एसिड, किसको बोलते हैं एसिटिक एसिड, CH3 C डबल बॉन्ड OH। देखो भैया क्या बोला, सुनना, विच ऑफ द फॉलोइंग डज एसिटिक एसिड नॉट फॉर्म एसिटाइल क्लोराइड, किसको बोलते हैं एसिटाइल क्लोराइड, दैट्स कॉल्ड C डबल बॉन्ड O। ठीक है, एसिटाइल क्लोराइड दिया ना, तो यहाँ पे Cl आ जाएगा, इसको बोलते हैं एसिटाइल आपका क्लोराइड। अब आपको पता है PCl5, याद है शॉर्टकट बताया था, यहाँ से बॉन्ड तोड़ते हैं और यहाँ पे क्या लगाते हैं, Cl, ये देगा। सेम PCl3 में वही होता है, बिल्कुल होता है। डार्जन्स प्रोसेस याद है, सो को कौन लेके जाता है, OH को कौन लेके जाता है, Cl, एक Cl बच जाएगा तो ये भी देगा, ये देगा, ये देगा, ये देगा, पर Cl2 में ऐसा नहीं हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, हमने याद है किया था रिएक्शन विद PCl5, ये केस नंबर 3 में था, जब जिसमें कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड भी होता है, कार्बन ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड भी होता है, तो सिंगल बॉन्ड को तोड़ते थे, याद है। ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड तोड़ के Cl लगता था। ठीक है, चलो हाँ 34, एसिटामाइड क्या होता है, एसिटामाइड ये होता है CH3 C डबल बॉन्ड NH2, इसको बोलते हैं एसिटामाइड। और ये बेसिकली कैसा होता है, एम्फोटेरिक होता है, कैसा होता है, एम्फोटेरिक, ये पता होना चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या बोला है भैया, ये क्या है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी क्वार्टरनरी, इतने लोग ने गलती किया इस क्वेश्चन को। भैया ये प्राइमरी है, अब बोलोगे सर 3 3 डिग्री जो है, अरे देखो ना भैया, NH2 आपको मैंने नहीं सिखाया था कि N पे H लगा है, 3 लगा है, अगर एक H हट के एक एल्काइल ग्रुप लगा है तो वो प्राइमरी अमाइन है। देखो दो दो H तो पहले से प्रेजेंट है ना, एक H हट के एक कोई ग्रुप लगा है, अगर एक और H हट जाता तो 2 डिग्री, अगर तीनों H हट जाता तब 3 डिग्री अमाइन होता। ये प्राइमरी अमाइन है, नॉट एन टर्शरी अमाइन। ध्यान दो ऐसे क्वेश्चन को, अरे एक ही ना H हटा है, 2 H तो अवेलेबल है, अगर 2 H अवेलेबल है तो प्राइमरी है। अगर मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ये होता है NH3, होता है अमोनिया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, एक H को हटा के एक एल्काइल ग्रुप लगाया, दैट्स कॉल्ड प्राइमरी अमाइन। अब मैंने क्या किया है, एक और H हटा के एक और एल्काइल लगाया, तो ये है सेकेंडरी अमाइन। अब मैंने क्या किया, एक और एल्काइल ग्रुप हटा के, H हटा के एक और एल्काइल ग्रुप लगा दिया, तब ये बनता है टर्शरी अमाइन। ठीक है, आप इसको मत देखो, आप N को देखा करो, क्लियर। तो ये क्या है, प्राइमरी अमाइन है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मिथाइल अमाइन, दैट्स कॉल्ड CH3NH2 ऑन ट्रीटेड विथ क्लोरोफॉर्म लाइक CHCl3, साथ में एल्कोहलिक KOH, ये आपने पढ़ा है क्या, ये कौन सा रिएक्शन है, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, इसको आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं। यहाँ पे CH3NH2 किसमें चेंज हो जाता है, CH3NC में, ये है आइसोसाइनाइड, NC को बोलते हैं आइसोसाइनाइड, तो ये आइसोसाइनाइड बना लेता है, इसको कार्बाइल अमाइन रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट बेसिक, देखो भैया बेंजीन पे NH2 लगा है, आपको पता है बेंजीन आने से इसका बेसिक स्ट्रेंथ बहुत कम हो जाता है, यहाँ भी CCH5 में बेंजीन आने से बेसिक स्ट्रेंथ बहुत कम हो जाएगा। ये मेरा 2 डिग्री है, क्योंकि देखो अब एक H है, 2 निकला है, 2 डिग्री। मैं स्ट्रक्चर दिखाता हूँ, देखो ये N पे H है, यहाँ भी C2H5, यहाँ पे C2H5, ये 2 डिग्री है, N पे हमेशा लोन पेयर होता है, तभी तो डोनेट कर सकता है। और यहाँ पे कौन है, C2H5NH2 है। ठीक है भैया,
ये मेरा कौन सा डिग्री है, 1 डिग्री। कौन अच्छा डोनेट कर सकता है, 2 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये डोनेट करेगा तो इसको सपोर्ट 2 जगह से मिल रहा है ना, तो ज्यादा समय तक डोनेट कर सकता है। तो 2 डिग्री का बेसिक एक्सटेंशन क्या होता है, अच्छा होता है एज कंपैरिजन टू 1 डिग्री। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते। हेलो हेलो, हाँ ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 38 क्या बोला है, द हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज स्टेबलाइज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड। बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्ड ही उसमें होता है जिससे स्टेबिलिटी होता है। तो यहाँ पे डायरेक्टली आप मार सकते हो क्या, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है चलो 39 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कीटो हेक्सोज। देखो ग्लूकोज में भी 6 कार्बन होता है, ठीक है, हेक्सोज मतलब 6 होना चाहिए, पर इसमें एल्डिहाइड होता है। फ्रक्टोज में 6 कार्बन होता है और उसमें कीटोन ग्रुप होता है, दैट्स कॉल्ड कीटो हेक्सोज। तो आंसर क्या हो जाएगा, फ्रक्टोज हो जाएगा। कीटो मतलब कीटोन फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, हेक्सोज मतलब 6 कार्बन होना चाहिए। ठीक है आगे बढ़ते। बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अजय भैया बहुत बढ़िया, एक एक करके देखेंगे। डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5, ठीक है भैया, डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एनसीईआरटी में बोला। ये तो है। H2O2 का भी डिकम्पोजिशन, ये भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, बिल्कुल सही बात है। ये ईस्टर है, ये देखो ऐसा दिखता है भैया, CH3 C डबल बॉन्ड OCH3। और शायद मैंने कल ही, अगर कल मेरा वीडियो किए हो गए आप, तो मैंने वहां पे बताया था कि भैया जब ईस्टर को पानी में डालते हैं, दैट्स कॉल्ड हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर, इसी को बोलते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। कौन मेरा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं है, तो बी नंबर मेरा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं है। ईस्टर को बेस में डाल रहे हैं, ठीक है, और ये क्या, ईस्टर को पानी में डाल रहे हैं, ये आपका वो है, क्या बोलते हैं, हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर है। ठीक है, तो ये मेरा सूडो फर्स्ट ऑर्डर होता है और इसको बेस में डाल दिए। और ये पता है ये कौन सा रिएक्शन है, इसको ना हम लोग सेप्नोफिकेशन भी बोलते हैं। ये आपके 10th के एग्जाम में आया होगा, सेप्नोफिकेशन भी इसको बोलते हैं। ठीक है चलो आगे बोलते हैं, ये मेरा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं है। आगे बोलो, द रेट कांस्टेंट फॉर एन सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स, ये 0 ऑर्डर का है। ठीक है, मोल पर इनवर्स लीटर, हाँ ये है मेरा किसका, सेकंड ऑर्डर ना, दैट्स कॉल्ड सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, ये सेकंड ऑर्डर का है। ठीक है, मोल इनवर्स इसका जस्ट उल्टा हो जाता है, यहाँ मोल था, यहाँ मोल इनवर्स है, यहाँ लीटर इनवर्स है, यहाँ लीटर हो जाता है, खाली इसी में चेंज आता है, आप याद रख सकते हो। ये 0 है और ये सेकंड ऑर्डर है। फर्स्ट ऑर्डर का पता होना चाहिए, फर्स्ट ऑर्डर का होता है टाइम इनवर्स, बस सिंपल। टाइम कैन बी मिनट, टाइम कैन बी सेकंड, जल्दी उतारेंगे। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, कि इफ द रेट इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इज दिस। हाँ लग रहा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, यहाँ पे मैं कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। इफ द रेट इक्वेशन दिस दिया है, कैलकुलेट द ऑर्डर, यहाँ बोला है कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, यहाँ पे ऑर्डर निकालना है। और ऑर्डर क्या होता है, सम ऑफ द पावर, पावर को ऐड कर दो तो 1/2 1/2, तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑर्डर निकालना था, इसमें सिंपल सा बात था। ठीक है चलो हो गया, आगे बढ़े क्या, जल्दी तक। 43 क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू द फ्रेंड्स एड्सोम, क्या बोल दिया, अकॉर्डिंग टू द क्या है, फ्रेंड्सोलिस एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है ये बुक में दिया हुआ है, ये सरफेस केमिस्ट्री का आपका चैप्टर का है, बहुत अच्छा चैप्टर है। सीबीएसई से तो हटा दिया है, पर आपके बुक में रह आपके बुक में ये रह गया है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है x/m Kp/1/n होता है। ठीक है, ये डायरेक्टली आपको इक्वेशन याद रखना है, x/m Kp/1/n होता है। ठीक है, फेंड्रोलिस एड्सोथर्म आइसोथर्म। ठीक है आगे, which of the following is not a colligative property, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर है, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट भी है, डिप्रेशन भी है, विस्कोसिटी नहीं है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। which of the following is a lyophilic colloid, lyophilic, philic मतलब लविंग, लिक्विड लविंग, इसका आंसर डायरेक्टली याद रखिएगा, गम होता है। क्या होता है, गम है, नाम में छुपा है लविंग, लव, और यहाँ है गम। बात भी तो सही है, जहां प्यार है वहां तो गम होता ही होता है। ठीक है चलो भैया, ओके 46 क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटलिस्ट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया बाय हैबर्स प्रोसेस। हैबर्स प्रोसेस क्या होता है, ये बार बार बताता हूं मैं, कि N2 को जब रिएक्ट करते हैं H2 के साथ, तो यहाँ पे बन जाता है भैया अमोनिया, NH3 बन जाता है। बैलेंस करोगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा, और ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है, डेल्टा H का वैल्यू नेगेटिव आता है। ठीक है, और यहाँ पे जो हम लोग कैटलिस्ट यूज करते हैं वो आयरन यूज करते हैं, और मोलिब्डेनम जो होता है ये बेसिकली प्रोमोटर के लिए यूज किया जाता है, पर ठीक है आयरन प्लस MO हो जाएगा। ठीक है चलो 50 नंबर 7, अ विटामिन प्लेज ए वाइटल रोल इन द कोगुलेशन प्रॉपर्टी ऑफ ब्लड। कोगुलेशन के लिए बेसिकली विटामिन के का काम आता है, विटामिन के। ठीक है, आपका जो विटामिन वाला पार्ट है ना, ये इसको अच्छे से कर लीजिएगा भैया, कहाँ पे नाइट ब्रांडलेस होता है, कहाँ पे कोगुलेशन वाला पार्ट, बेरी बेरी, ठीक है, कहाँ पे किसका रोल होता है, विटामिन वाला काम कर लीजिएगा, बायोमोलिक्यूल्स में दिया हुआ है। ठीक है अगला 48, द वांटो फैक्टर फॉर NaCl, NaCl कितने में टूट जाएगा, देखो NaCl को तोड़ेंगे तो भैया Na प्लस बनेगा और Cl माइनस बनेगा, कितना आयंस में टूट गया, 2 में, तो वांटो फैक्टर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, सिंपल सा बात है। ठीक है चलो आगे बढ़ते। 49 विच ऑफ फॉलोइंग इज अ डायमैग्नेटिक, वेरी गुड क्वेश्चन, डायमैग्नेटिक, डाया मतलब 2, जहां पे सब इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है, ध्यान से देखो। O2 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायमैग, O2 भैया मेरा पैरामैग्नेटिक है,
O2 याद रखिएगा, O2 इज अ पैरामैग्नेटिक, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आया हुआ है। O2 इज नॉट ए डायमैग्नेटिक। NO नाइट्रिक ऑक्साइड, इसमें भी एक ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसी है, इसमें भी एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है। CO मेरा डायमैग्नेटिक होता है, NO2 में भी मेरा ऑड इलेक्ट्रॉन होता है, ये दो याद रखिएगा। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसी है NO एंड आपका NO2, दोनों में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन बच जाता है। O2 तो मेरा पैरामैग्नेटिक होता ही है, और CO मेरा क्या है, डायमैग्नेटिक होता है। ठीक है, चलो आज का लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन CO2, CO2 का शेप बिल्कुल लीनियर होता है। ठीक है, तो कितने सिग्मा है, एक सिग्मा पाई, सिग्मा पाई, सिग्मा काउंट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में, दो सिग्मा जिसका होता है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp होता है, तभी तो शेप लीनियर है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, तो आज मैंने आपको 50 MCQ बहुत अच्छे से करा दिया, इसको रिवाइज कर लीजिएगा। और एक बात देखो, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ये पार्ट 1 है। ठीक है, अब आपका एग्जाम में बहुत कम दिन बचा है, मुझे पता है, तो ऐसा ऐसा अब मैं रेगुलर रहूंगा, मेरा सारा काम खत्म हो गया, प्रैक्टिकल सब खत्म हो गया। पार्ट 1 आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे देखो पार्ट 1 है, तो ऐसे ऐसे मैं 5-6 पार्ट ले आऊंगा, 50-50 क्वेश्चन करते चल जाओ, तो कम से कम भी 300-400 क्वेश्चन हो जाएगा, और एग्जाम में सारे क्वेश्चन यहीं से आ जाएंगे, आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।